आज के परिचर्चा में आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। हम लोग मुद्रा तथा बैंकिंग चैप्टर पर लगातार 5वां दिन आज विमर्श का होगा। पिछले क्लास के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा गया था, IRDA का पूर्ण रूप बताएं या IRDA का फुल फॉर्म बताएं। बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों ने इसका जवाब दिया है। थानेश्वर, मुकेश कुमार आर्य, मनोज सर, कृष्णा सर, जावेद, आलोका, दिव्या सिंह और हेमंत, आप सभी लोगों ने बताया कि IRDA का पूर्ण रूप है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग आज अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को हम कहना चाहेंगे, आपके पास कितना भी शानदार नोट्स क्यों नहीं है, आपके पास कितनी भी अच्छी अच्छी किताबें क्यों नहीं हैं, अगर आप रेगुलर नहीं हैं, आप चीज़ों को बार बार दोहरा नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए तैयारी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि हम निरंतर रहें और प्रतिदिन चीज़ों को दोहराएं भी, नए तथ्यों को सीखें, अच्छी बात है, लेकिन पुराने पढ़े हुए तथ्यों पर हम लोगों को बहुत रिवीजन करना है, बहुत फोकस करना है। चलिए आज से अपने पढ़ने के रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करें। आज से कुछ नया जरूर हम लोग सीखेंगे, लेकिन पुराने पढ़े हुए 5 प्रश्नों को हम लोग दोहराएंगे। सुमन, आज हम 5 प्रश्न तुमसे पूछेंगे और देखते हैं। ये सुमन है, आप लोग इनसे भली भांति परिचित हैं। ये सुमन से अभी हम 5 प्रश्न पूछते हैं और देखते हैं कि हम लोग पहले जो पढ़े हैं उसको ये कितना याद रखे हुए हैं। इसके बाद हम लोग आज के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सुमन, तैयार हो? प्रश्न पूछा जाए जी। बताओ, सबसे पहले आर्थिक नियोजन कब और कहाँ अपनाया गया? पूर्व सोवियत संघ में। हाँ, 1924 में। 1928 में 5 वर्षों। चलिए ठीक है, 1928 में 5 वर्षों के लिए पूर्व सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन अपनाया गया था। दूसरे प्रश्न पर आए। हाँ। एकदम अकबकाना नहीं है सुमन, ठीक है, आराम से जवाब देना है। दूसरा प्रश्न है, नियोजन या आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? किस समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, बिल्कुल सही। चलो, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है। तीसरा प्रश्न पर आए सुमन। तीसरा प्रश्न है, भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा को प्रस्तुत करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? फिर से क्वेश्चन। भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा को प्रस्तुत करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? सर एम विश्वेश्वरैया। बिल्कुल सही, सर एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। इनके किताब का नाम भी बता सकते हो क्या? बताओ। इनके किताब का नाम है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। कब पब्लिश हुआ था सुमन? ये हुआ था 1934 में। बिल्कुल सही। भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा सर एम विश्वेश्वरैया ने रखा था। ये किताब इनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, और ये किताब 1934 में पब्लिश हुआ था। चलो, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चौथा प्रश्न ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलो, अगला प्रश्न तुमसे पूछा जा रहा है, बताओ बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया? 1944 में। बहुत अच्छा, बॉम्बे प्लान 1944 में प्रस्तुत किया गया। चलिए हम लोग आज के चर्चा पर आए, आज की चर्चा को प्रारंभ करें। सुमन, इसी तरह से हम क्लास शुरू करने के पहले पीछे पढ़े हुए टॉपिक में से कहीं से भी हम 5 प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, और इसके बाद जो है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो, आज के चर्चा पर हम लोग आते हैं। बैंकिंग सुधार पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज का पहला प्रश्न सुनना, सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उनकी पुनर्संरचना हेतु निम्न में किस समिति का गठन हुआ? देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक बहुत कमजोर हो गए थे, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक समझो कि पूरा समाप्ति के कगार पर पहुंच गए थे, वैसे बैंकों को, वैसे कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन के लिए और उनकी फिर से संरचना करने के लिए किस समिति का गठन हुआ? हम ऑप्शन दे रहे हैं, वर्मा समिति,
गायपुरिया समिति, रेखी समिति, नरसिम्हम समिति। सुमन, इस संदर्भ में हम बहुत विस्तृत जानकारी दे दें। सार्वजनिक क्षेत्र के जो कमजोर बैंक थे उनके पुनर्जीवन के लिए और उनकी फिर से पुनर्संरचना करने के लिए वर्मा समिति का गठन हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सुमन? वर्मा समिति। वर्मा समिति। ठीक है। और एक बात जानो कि वर्मा समिति जो है सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उनकी पुनर्संरचना के लिए सिफारिश देने के लिए, सिफारिश करने के लिए आरबीआई ने एम.एस. वर्मा की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? एम.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ठीक। और यह जो समिति थी इसका रिपोर्ट आया था या इसके रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया कब? 4 अक्टूबर 1999 को। इसका रिपोर्ट को सार्वजनिक कब किया गया? 4 अक्टूबर 1999 को। अब देखो यहाँ से प्रश्न और भी कई तरीके से पूछा जा सकता है कि वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो वर्मा समिति का संबंध है कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन और पुनर्संरचना से संबंधित सिफारिश देने से। क्लियर? ये रिपोर्ट दिया था कब? तो 4 अक्टूबर 1999 को। ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं सुमन, ध्यान से सुनना प्रश्न को। वर्मा समिति के प्रमुख सिफारिश कौन से हैं? हम कुछ सिफारिशों को पढ़ेंगे और तुमको बताना है कि इनमें से कौन सा सिफारिश वर्मा समिति ने किया। देखो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि इस तरह के प्रश्नों को पूछने का इंटेंशन ये होता है कि आप पूरे तथ्यों को जानते हैं कि सिर्फ कुछ ही चीज़ों को आप रटे हुए हैं। कोई भी याद कर सकता है कि वर्मा समिति का संबंध किससे था? तो कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उनकी पुनर्संरचना संबंधित सिफारिश देने से। लेकिन उसमें से कौन कौन सी सिफारिश वर्मा समिति ने किया, अगर ये सवाल अगर आप जान रहे हैं इसका मतलब आपने वर्मा समिति को कंप्लीट पढ़ा है। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, वर्मा समिति के प्रमुख सिफारिश कौन सा है? ऑप्शन ए है कमजोर बैंकों यूको बैंक, इंडियन बैंक एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के संचालनात्मक, संगठनात्मक, वित्तीय एवं व्यवस्था संबंधित पुनर्गठन के लिए एक ऐसी व्यूह रचना अपनाई जानी चाहिए जिसमें एक ओर तो उनकी लाभप्रदता में वृद्धि हो और दूसरी ओर लागतों में कमी की जा सके। बिल्कुल सही। वर्मा समिति ने यह सिफारिश किया था उस समय के कुछ कमजोर बैंकों को ध्यान में रखते हुए। कौन कौन सा बैंक था बाबू? तो यूको बैंक था, इंडियन बैंक और यूनाइटेड बैंक। इसके संदर्भ में कहा कि यूको बैंक, इंडियन बैंक और यूनाइटेड बैंक का जो संचलन हो रहा है इन बैंकों का, इन बैंकों को जैसे चलाया जा रहा है और इन बैंकों का जो संगठन है इसमें बदलाव की जरूरत है। ठीक है। और इन बैंकों को जो घाटे में चल रहे थे ये बैंक फिर से अपने घाटे से कैसे उभरते? जब इनके लाभ वृद्धि होती और इनका लागत घटता। इस संदर्भ में वर्मा समिति ने कहा कि लाभप्रदता बढ़ाने की जरूरत है। इन बैंकों को, कौन कौन बैंक बाबू? यूके बैंक, इंडियन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन बैंकों की लाभप्रदता कैसे बढ़ेगा? इन बैंकों का प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? तो वर्मा समिति ने कहा कि इन बैंकों को अपने एनपीए, गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति, हम लोग चर्चा किए थे कि कौन सी परिसंपत्ति को हम लोग गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति कहते हैं। तो वर्मा समिति ने ये कहा कि इन बैंकों को अपना अगर लाभ बढ़ाना है तो अपने एनपीए पर कंट्रोल करना होगा, अपने एनपीए को घटाना होगा। गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां जो है उसको घटाना पड़ेगा। क्लियर? और एक बात कहा कि इन बैंकों को वैसा व्यापार नहीं करना होगा जिस व्यापार में लाभ नहीं हो रहा हो। ठीक है। और लागत कैसे कम होगा जी? तो लागत कम करने के लिए कहा कि अपने कर्मचारियों को वेतन देने में जो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, कर्मचारियों की छटनी करे, कर्मचारियों को हटाए काम से। ठीक है। तो लागत कम हो जाएगा कि नहीं? एनपीए घटाने की सिफारिश किया। फिर हम लोग देखिए कर्मचारियों को छटनी करके लागत घटाने की बात किया। और वर्मा समिति ये सुझाव दिया कि इन बैंकों को कहा कि अलाभकारी व्यवसायों को छोड़ दीजिए, जिन व्यवसाय से आपको लाभ नहीं हो रहा है वैसे व्यवसायों को छोड़ दीजिए। ठीक।
तो हम लोग ये देखे बाबू कि वर्मा समिति का पहला सिफारिश क्या था कि कमजोर बैंक, जिसमें यूको बैंक था, इंडियन बैंक था, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था, इसके संदर्भ में कहा कि इनका जो संचालनात्मक और संगठनात्मक जो ढांचा है उसमें बदलाव की जरूरत है। ठीक, और क्या कहा कि इन बैंकों की लाभप्रदता बढ़े और इनका कॉस्ट घटे। ठीक, बिल्कुल ये सही है। दूसरा सुनना, समिति ने, वर्मा समिति ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या में 30 से 35% की कमी किया जाना चाहिए और तुरंत शुरू में आप 25% कर्मचारियों को हटा दीजिए। ठीक, लागत को घटाने के लिए ये भी वर्मा समिति का सिफारिश था। वर्मा समिति ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या कम से कम कितना घटाइए, 30 से 35%, लेकिन शुरू में कितने कर्मचारियों को घटा दीजिए, तो 25% कर्मचारियों को हटा दीजिए काम से। ठीक, दो सिफारिश देख लिए। तीसरा समिति सुनना बाबू, तीसरा समिति ने सिफारिश किया कि समिति ने यह विचार किया कि निजी क्षेत्र के नए बैंकों द्वारा आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी अपनाए जाने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विशेषकर कमजोर बैंकों के पास आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए दक्षता एवं संसाधन दोनों का ही अभाव है। ऐसी स्थिति में इसे अपनाने के लिए किसी बाहरी एजेंसी की सेवाएं लेने का सुझाव समिति ने दिया। बिल्कुल ये भी सुझाव जो था ये वर्मा समिति का था। अब ध्यान से सुनना, तीसरा सुझाव क्या दिया, कहा कि देखिए जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उनके पास आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी है। ठीक है, अभी देखो ना जी, जो प्राइवेट सेक्टर का स्कूल है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है या प्राइवेट सेक्टर का कोई भी क्षेत्र, उसके पास आधुनिक उपकरण है, लेकिन वहीं सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसके पास आधुनिक उपकरण नहीं है। और विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र में जो घाटे में चल रहा है, जो कमजोर है, उसकी स्थिति तो और दयनीय है। तो वर्मा समिति ने कहा कि जो आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी है ये कमजोर बैंकों को भी अपनाने की जरूरत है। और कमजोर बैंक ये कहाँ से लाएं, तो कहा कि किसी बाहरी एजेंसी का आप सहारा ले लीजिए। इन बैंकों को क्या सुझाव दिया, तो कोई बाहरी एजेंसी को, किसी बाहरी एजेंसी से आप आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी आप हासिल कीजिए। ठीक, तो ये तीनों सुझाव किसका था, वर्मा समिति का। क्लियर। वर्मा समिति के संबंध में हम लोग देखे कि कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन और पुनर्संरचना करने के लिए ये समिति बनी थी। कौन सी समिति, वर्मा समिति। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न पर आए सुमन। अगला प्रश्न ध्यान से सुनना, पढ़ा हुआ है तुम्हारा पहले भी। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन हुआ था। तो ग्राहक सेवा सुधारने के लिए कौन सी समिति बनी थी जी बताओ तो। नरसिम्हम समिति। गलत, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बना था नरसिम्हम समिति। ग्राहक सेवा में सुधार के लिए बना था गायपोरिया समिति। ठीक, ग्राहक सेवा में सुधारने के लिए कौन सी समिति बना था, गायपोरिया समिति का गठन 1990 में हुआ था। और गायपोरिया समिति अपना रिपोर्ट 5 दिसंबर 1991 को दिया। रिपोर्ट कब दिया, 5 दिसंबर 1991 को। लेकिन इस समिति का गठन कब हुआ था, 1990 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से सुनना। आरबीआई ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंक को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश घोषित किए। तो एक बात जान लो, आरबीआई प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को लाइसेंस देने के लिए दिशा निर्देश की घोषणा 22 जनवरी 1993 को किया। कब जी, 22 जनवरी 1993। हम लोग देख लिए बैंकिंग सुधार एवं उदारीकरण की प्रक्रिया में आरबीआई ने 22 जनवरी 1993 को, कब, 22 जनवरी 1993, 22 जनवरी 1993 को पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश की घोषणा किया। क्लियर। तो कब, 22 जनवरी 1993। और इस दिशा निर्देशों के अधीन आरबीआई ने 10 निजी बैंकों को लाइसेंस भी दिया था। कितने निजी बैंकों को, 10 निजी बैंकों को। कब, 22 जनवरी 1993 को। क्लियर। अगले प्रश्न पर आया जाए। आज का अंतिम प्रश्न है सुमन, ध्यान से प्रश्न को सुनना। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
आरबीआई द्वारा हम्म, विमल जलान पैनल गठित किया गया था। आरबीआई द्वारा विमल जलान पैनल गठित किया गया था। जी, तो एक बात जानो, विमल जलान कौन थे? तो ये आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर रहे हैं। कौन? विमल जलान। जी, और विमल जलान पैनल का गठन हुआ था जो नए बैंक थे, नए बैंकों को जो लाइसेंस देना था, हाँ, उसके लिए आवेदन पत्रों को सूक्ष्म परीक्षण करने के लिए, नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु हाँ, आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए एक पैनल गठित हुआ। किनके नेतृत्व में? विमल जलान के नेतृत्व में। क्लियर? आरबीआई द्वारा आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर विमल जलान के नेतृत्व में नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया गया था। ये 25 फरवरी 2014 को अपनी रिपोर्ट सौंपा। ठीक, और ये अंतिम प्रश्न था सुमन। जी, अंत में आप सभी प्रतियोगी छात्रों से एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछे जाने का कारण है आप कितने एक्टिव हैं, कितने खोजी प्रवृत्ति के हैं, और वीडियो को अंत तक आप देखते हैं या नहीं, ये जानने के लिए अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है। आज का प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन सुना जाए, इंटरनेट बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड में, बैंक में बचत खाता में, बैंक में चालू खाता में। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट्स के माध्यम से देना है। बहुत धन्यवाद।